हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 12th क्लास साइकोलॉजी का फर्स्ट अध्याय हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। आज का हमारा जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम व्यू से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जो ये साइकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगोस। साइके का अर्थ होता है हमारा मन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो व्यक्ति के मन का अध्ययन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो दूसरे व्यक्ति के हाव भाव को देखकर, उसके दिन प्रतिदिन के किए जाने वाले कार्यों को देखकर, उसकी दिनचर्या को देखकर और उसके व्यवहार को देखकर बहुत कुछ उसके बारे में बता सकता है, बहुत कुछ उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकता है। ओके, और इसके बाद इस सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं आगे कैरियर ऑप्शंस की, जो कि आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रहने वाले हैं। यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चा 11th और 12th में अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो वह अच्छे से इसे पढ़े, समझ के कंटिन्यू रखे, क्योंकि आपको एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन ये आने वाले टाइम में रहेगा आपके लिए। बहुत कैरियर रिलेटेड बेस्ट फील्ड इसे आप मान सकते हैं। ओके, तो लेसन को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें जो जो चीज़ें सीखने को मिलेगी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास जिसमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे। यानी कि हमें इस लेसन को पढ़ने के बाद यह समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं जितने दिए गए हैं हमारे लेसन में, उन सब को हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को सीख सकेंगे। यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करने के लिए हमें जो जो विधियां दी हुई हैं उनको हम अच्छे से सीख सकेंगे। फिर हम व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं। यानी कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण जो व्यवहार है वो किस तरीके से घटित होता है, किसे कहते हैं, वो हम जान सकेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं जान सकेंगे। यानी कि दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक वे जो मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त होते हैं और दूसरे वे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। दोनों की हम पहचान कर सकेंगे कि किस तरीके से मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन करके हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद हम पता लगा सकेंगे कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार बुद्धि का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। यानी कि हर एक संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग रीतियाँ होती हैं, उनमें वो बुद्धि भी अलग अलग होती हैं। यानी कि हर एक संस्कृति में किस तरीके से बुद्धि के अर्थ को भिन्न भिन्न बताया गया है वो हम जान सकेंगे तथा बुद्धि तथा अभिक्षमता में विभेद को समझ सकेंगे। ओके, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के फर्स्ट लेसन की। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास कि मनोविज्ञान क्या है।
मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, क्या क्या क्रियाएं उसके मस्तिष्क में चल रही है, उन क्रियाओं का प्रयोग करके वह किस तरीके से अपने जो है पर्यावरण में अपने आप को जो है वो संतुलित अनुकूलित कर पा रहा है, उन सब का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। यानी कि मानव के द्वारा जो जितने प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं उनमें व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है 2 नंबर में कि व्यक्तित्व भिन्नता को डिफाइन करें। ओके, तो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन यही है, व्यक्ति की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम में सेम यही लाइन लिख के आते हैं कि व्यक्तियों की विशेषता तथा व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता, तो क्या होता है कि एग्जामिनर आपको जो है इसके पूरे मार्क्स देगा। ओके, समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला, यानी कि एक व्यक्ति में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं जो उसे अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाता है, किस तरीके से उसके व्यवहार करने का स्वरूप है, उनमें क्या क्या विशिष्ट योग्यताएं हैं, क्या क्या विचलनशीलता है, वो सब देखी जाती हैं व्यक्तित्व भिन्नता। ओके, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्थितिवाद की। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी वर्तमान दशाओं या परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यानी कि व्यक्ति के द्वारा जब भी कोई व्यवहार किया जाता है तो वह उसकी वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो उसके जो व्यवहार करने की क्षमता है वो सकारात्मक होएगी। अगर तो उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसका व्यवहार जो है वो चिड़चिड़ा होएगा, वह परेशानी में होएगा। तब करके स्थितिवाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति के व्यवहार में। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल्यांकन कहते किसको हैं। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन से हैं। यानी कि मूल्यांकन में क्या होता है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन हम करेंगे इसमें किसी विधि के द्वारा। यह कोई गुण क्या चीज़ है कि इसे हम तोल नहीं सकते हैं कि 1 किलो है 2 किलो है, हम नहीं बता सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम जो है उसका मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरीके के गुण इस व्यक्ति में शामिल हैं, उसके बारे में जानकारी निकाल के। ओके, बात कर लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। किसी व्यक्ति में किसी गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार की जाती है जब उस गुण का किसी वैज्ञानिक विधि से मापन किया जा सके। यानी कि इसमें इन्होंने बता दिया कि किसी भी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति तभी स्वीकार होती है जब उस गुण का वैज्ञानिक विधि से कोई मापन किया जाता है। ऐसे ही हम नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति में ये गुण है, उस व्यक्ति में ये गुण है। उन व्यक्तियों में जो है वो प्रॉपर तरीके से परीक्षण किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विधियां बनाई हुई है बहुत सारी, वो मापन क्रिया जो है उनके ऊपर इस्तेमाल करी जाती है। उसके बाद हम बताते हैं कि इस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मूल्यांकन जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं औपचारिक मूल्यांकन और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन में वे मूल्यांकन शामिल होते हैं जैसे वस्तुनिष्ठ हो गया। औपचारिक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन होते हैं
वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत तथा व्यवस्थित रूप से। यानी कि क्या हो गया कि वस्तुनिष्ठ है, जो हमें दिखाया गया है सेम वही है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। मानकीकृत है, एक मान्यता प्राप्त है, और व्यवस्थित है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई हुई एक सारणी है। वो होते हैं हमारे औपचारिक मूल्यांकन, और इनका जो रिजल्ट है वो तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, बट इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। ये मूल्यांकन जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से दूसरे एक व्यक्ति पे होएगा, दूसरे व्यक्ति पे सेम उसी तरीके से होएगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन की। इसमें क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का किया जाना है उनके बदल जाने तथा मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों के बदल जाने से परिवर्तित होता रहता है, ये अनौपचारिक मूल्यांकन है। इसमें फेरबदल होता रहता है, व्यक्ति की स्थिति को देखकर, उसके नेचर, उसके बिहेवियर को देखकर जो है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसकी जो स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है करने वाले के हिसाब से और जिसके ऊपर किया जा रहा है उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या टॉपिक है। आगे हमारा पॉइंट है कि मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी गुण का चयन हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। यानी कि हम किस उद्देश्य से हमारा मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिससे हमारे मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी गुण का चयन हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। ओके, यानी कि जब भी किसी गुण का चयन किया जाता है तो उसके लिए एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा पड़ोस के सदस्यों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है तो हम उसके व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन पर विचार कर सकते हैं। यानी कि क्या कारण है, क्या ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति के सामने आ रही है, क्या चिंता दुविधा उसे सता रही है कि वह अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोस के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषकों के मूल्यांकन जो है उनके ऊपर विचार कर सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यदि किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा की मात्रा कम है तो हम उसकी अभिरुचियों तथा वीर्यताओं का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि क्या होता है कि कई बार कई व्यक्तियों में अभिप्रेरणा की कमी होती है, यानी कि जब भी उन्हें हम किसी प्रकार का मोटिवेशन देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं समझ पाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी अभिरुचियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यह व्यक्ति जो है क्या चीज़ इसे ज़्यादा पसंद है, क्या चीज़ें करना पसंद है, उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके, उस व्यक्ति को जो है अच्छे तरीके से समझा जा सके। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें क्या बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के कुछ अक्षेत्र देख लेते हैं क्या क्या है। ये गुण सामान्यतः बहुविमात्मक तथा बहुपक्षीय होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का संपूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे संज्ञानात्मक, सांवेगिक और सामाजिक आदि में जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से व्यवहार का निष्पादन कर रहा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी विभिन्न क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक संज्ञान उसका किस प्रकार से काम करता है, सांवेगिक क्षमता उसमें कितनी है, और जो है सामाजिक तौर पर वह किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, उन सब का जो है उन सब में वह कैसे व्यवहार का निष्पादन करते हैं वो सब पहले हम जान के और फिर उस व्यक्ति के ऊपर मूल्यांकन करते हैं उसका। ओके, अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं। ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा और पूछा भी जाता है, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप इसे। ओके,
क्या है कि मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहले है हमारा बुद्धि, फिर है अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य। ये 5 गुण एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। इनकी मात्राएं हमें तभी पता चलती है जब हम एक व्यक्ति के ऊपर जो है उसके ऊपर मूल्यांकन करते हैं उसका। ओके, इन गुणों का मूल्यांकन करते हैं तब पता चलता है कौन से व्यक्ति में कौन सा गुण जो है वो ज़्यादा विद्यमान है। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन गुणों का स्वयं वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित होता है। यानी कि इन गुणों का स्वयं वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लेखित अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए हैं उनके ऊपर आधारित होता है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट गुण की, जो कि है बुद्धि। समझते हैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें से बहुत क्वेश्चन भी आपको निकल के आते हैं, 1-1 नंबर के भी और 2 और 5 नंबर के भी जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि कहते किसको है। ओके, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है। यानी कि क्या होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हम उसे मान सकते हैं जो व्यक्ति अपने पर्यावरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, सविवेक चिंतन कर रहा है अपने मस्तिष्क से, यानी कि अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक के ऊपर खुल के जो है वो सोच सकता है। उसके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती क्यों न आ जाए, वह जो साधन उसके आसपास उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके अगर तो कोई व्यक्ति अपना एक उपाय ढूंढ लेता है तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट गुण है हमारा अभिक्षमता। इसमें क्या बताया गया है कि अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी कि क्या होता है कि अभिक्षमता खुद में ऐसे कौन से व्यक्ति के अंदर कौशल विद्यमान है जो उसे एक अलग पहचान देते हैं समाज में, जो उसे अलग बनाते हैं। कौशलों के ऊपर जो है वो रखा गया है, कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। यानी कि वह अपने कौशलों का जो है अर्जन करके किस किस तरीके के कार्य कर सकता है। फिर बात कर लेते हैं निश्चित प्रकार के कार्य कर सकने की क्षमता से है, इसे योग्यता माना जाता है। यानी कि विशेष व्यक्ति के अंदर कौशल होना उसकी योग्यता है, उसके पास एक ऐसी योग्यता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। ओके, बात कर लेते हैं अभिरुचि की। अभिरुचि में क्या होता है कि अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हर तरफ ना जाके किसी एक पर्टिकुलर रुचि अपने अंदर देखता है कि हाँ मुझे ये काम करना ज़्यादा पसंद है, तो वह उस व्यक्ति की अभिरुचि है। वह क्रिया जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वह अपने आप को जो है ज़्यादा टाइम वही काम करने में व्यस्त रखता है, उसे अच्छा भी लगता है और बिना किसी के प्रेशर से वह अपने दिल से उस काम को करता है, वो होती है अभिरुचि। किस काम को करने में हमें मज़ा आता है, किस काम को करने में व्यक्ति ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ज़्यादा व्यस्त रहता है, वो होती है हमारी अभिरुचि। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्या है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो
जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है, ये हम कह सकते हैं इसमें। ओके, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताएं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, क्योंकि उसके सोचने समझने काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एक व्यक्ति में किसी और प्रकार की विशेषताएं हैं, दूसरे व्यक्ति में अन्य विशेषताएं हैं जो उसे भिन्न बनाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट पैटर्न को संतरित करता है। यानी कि व्यक्तित्व में क्या होता है, कोई व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, किस तरीके से किसी परिस्थिति को देखकर व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ओके, उसकी क्रियाओं के आधार पर। फिर हम बात कर लेते हैं, टॉपिक है हमारा मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य के आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के आदर्श व्यवहार जो उसके अंदर जो है अपने परिवार से, अपने आसपास से आए हुए होते हैं, स्थायी विश्वास होते हैं। यानी कि जो रीत चली आ रही है शुरू से ही, मम्मी पापा ने हमें जो चीज़ सिखाया, जो मूल्य बताए हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, यानी कि स्थायी विश्वास जो होते हैं वो होते हैं हमारे मूल्य। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है जल्दी से। किसी भी चीज़ का वह गुण है जो उसे वांछनीय या उपयोगी बनाता है। ओके, यानी कि व्यक्ति को क्या वांछनीय सबसे अलग बनाता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है मूल्य। फिर हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की विधियों के बारे में, कौन कौन सी विधियां हमें दी हुई हैं। सबसे पहले विधि है हमारी मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारपरक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता है। यानी कि व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारपरक विशेषताएं, जो उसके मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही है, जिस तरीके से एक व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापक होता। ओके, उसके बाद क्या होता है कि साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, परीक्षणकर्ता व्यक्ति के वार्तालाप करके सूचनाओं को एकत्रित करता है। साक्षात्कार में क्या होता है कि जो प्रेक्षककर्ता होते हैं वो एक व्यक्ति के सामने बैठकर उसके साथ वार्तालाप करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं जितनी ज़्यादा हो सके, उनसे सवाल वगैरह पूछते हैं। साक्षात्कार यानी कि आमने सामने होते हैं, जो भी चीज़ें पूछी जाती है, जो कुछ भी उनके डाउट्स वगैरह होते हैं वो सब